तो ये है हमारा रिवीजन सेशन जो है, मेरे ख्याल से ये 4th पार्ट होगा। ठीक है, ये रिवीजन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, हो सकता है आप लोगों को फ़ायदा हो। और ये रिवीजन करने का मेरा एक जस्ट अच्छा लगता है, मैं ज़्यादा देर तक रिवाइज कर पाता हूँ इस तरह से, इसलिए मैं इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। हमने कल बात किया था राइट हैंड थंब रूल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ए क्रॉस बी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी, ये ए है और ये बी है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, ये कर्ल जो है ना, ये कर्ल फिंगर यहाँ पे देखिए, ये कर्ल फिंगर जो है ना बी की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो थंब का जो डायरेक्शन है ये हमारा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन देगा। ठीक है, देखिए सी जो है ना, दिस इज ए क्रॉस बी। ओके, इस तरह अगर बी क्रॉस ए करेंगे ना, तो बी से ए की तरफ हम लोग कर्ल करेंगे। ठीक है, अपने चारों उंगली को जो है ना बी ए की तरफ कर्ल करेंगे। तो देखिए इसका जो डायरेक्शन थंब को है, थंब का जो डायरेक्शन ये किधर है, नीचे है। तो दोनों का अलग अलग है ना, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है ऊपर आ रहा है और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे आ रहा है। तो ये माइनस सी का डायरेक्शन दे रहा है, ये माइनस सी है। ठीक है, तो इसलिए हमने दूसरे उस वाले सेशन में हमने बात किया हुआ था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट हाँ माइनस लगा देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास में जो गिल सर ने करवाए हैं, उसको हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ इस पर। चले भाई, हम लोग क्वेश्चन मैं रिवाइज कर रहा हूँ। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हाँ ठीक है, इनकरेक्ट वाले में मैं थोड़ा इसको हाईलाइटर को थोड़ा अच्छे से, ये वाला ऑप्शन है ना, ये वैसे। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, पहला है स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मटेरियल बॉडीज सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। हाँ, स्टैटिक में हम लोग बॉडी को रखते हैं, इक्विलिब्रियम में रहता है बॉडी, और उसकी फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये तो ठीक है। डायनामिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन बॉडीज एंड देयर कोरिलेशन विद द फोर्सेज कॉजिंग देम। हाँ, डायनामिक में हम लोग स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं और उसके जो फोर्स है, उसके कॉज हैं, उसके बारे में हम लोग उसमें डील करते रहते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन होता है उसके साथ। Kinematics deals with the space-time relationship of a given motion of a body. हाँ, ये भी सही है। Kinematics ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही आ रहा है। Kinematics deals with the relationship between the forces and the resulting motion. ठीक है, ये गलत है। ये फोर्स के साथ कोरिलेट करेगा ही नहीं kinematics। ठीक है, kinematics में हम लोग सिर्फ फोर्स के इफेक्ट को पढ़ते हैं, मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट वी आर नॉट कंसीडरिंग इट्स कॉज। ठीक है ना, तो ये सी वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन ये जो है ना किनेमेटिक्स डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्सेस एंड रिजल्टिंग मोशन, नहीं, इसमें फोर्स के बारे में हम लोग किसी तरह से कोरिलेट हम लोग नहीं करते हैं। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, इट इज व्हाट, इट इज ये डी है हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन, जो गलत है, और ऊपर के तीनों के तीनों जो ना सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से इनकरेक्ट पे आके अटक गए अपन, ये है इनकरेक्ट। चले, कंटिन्यूम may be defined as a continuous distribution of matter with no voids। हमने कंटिन्यूम के बारे में पढ़ा हुआ था। कंटिन्यूम का मतलब ये होता है कि इट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विथ नो voids, voids नहीं होने चाहिए हमारे पास में इसमें, देन ओनली कंटिन्यूम को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट, पहला वाला तो सही है, ये स्टेटमेंट तो सही है। A rigid body is the one in which the distance between any two arbitrary points is variant। ठीक है, वेरिएंट का मतलब दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, ये बदलता रहना, वेरिएंट का मतलब। लेकिन ये रिजिड बॉडी में तो ऐसा नहीं होता है। हमने देखा था रिजिड बॉडी के अंदर अगर दो पॉइंट है हमारे पास में, ए और बी, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी जो है ना चेंज नहीं होगा। ठीक है, डिफॉर्म कर जाएगा तब चेंज करेगा,
ठीक है, दो डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया, ठीक है ना, रिजिड बॉडी में ऐसा नहीं होता, तो हमारा स्टेटमेंट बी गलत है। और आगे बढ़ते हैं, पार्टिकल इज अ पॉइंट मास। हाँ, पार्टिकल का मतलब हम लोग पॉइंट मास कंसीडर करते हैं किसी भी पार्टिकल को, ठीक है, पॉइंट मास जैसा हम लोग ट्रीट करते हैं किसी पार्टिकल को, उसको पार्टिकल में काउंट किया जाता है। पार्टिकल मोशन जो है ना हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादातर। अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एन आइडियलाइजेशन ऑफ पॉइंट मासेस। हम बिल्कुल, ठीक है, जैसे प्लानिटरी सिस्टम में हम लोग बहुत सारे मासेज हैं, ठीक है, उसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोल देंगे हम लोग। ये एक बहुत सारे पार्टिकल्स है हमारे पास में, तो वो तो ये डी तो सही है, हमारा बी ही गलत है फिलहाल इसमें, ठीक है, तो बी गलत है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, ये मैं ऐसे लिख लूँगा, बी गलत है तो आंसर है। अब है आगे पढ़ते हैं, व्हाइल स्टडी द प्लानिटरी मोशन सन एंड प्लैनेट्स आर कंसिडर्ड एज, बिल्कुल, ठीक है, ये जब भी हम लोग सन और प्लैनेट को कंसिडर ये पढ़ते हैं तो हम लोग सन और प्लैनेट को क्या कंसिडर करते हैं भैया, ये तो कंसिडर करते हैं अपन कि इट इज़ अ पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स कंसिडर करते हैं, ठीक है, सन और सारे प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना काफ़ी ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट क्या है, मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास में, चार्ज तो है ना, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन है, पावर तो बेसिक नहीं है, एनर्जी भी बेसिक नहीं है, फोर्स ही इट इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। फोर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय, फोर्स को कैरेक्टराइज कैसे करते थे हम लोगों ने पढ़ा था कि चार चीज़ें होती हैं उसके अंदर, पहले तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन होते हैं, लाइन ऑफ एक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखते हैं इसमें, इसमें तो सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पे दिया, डायरेक्शन से दिया, इसमें देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन नहीं दिया है, तो बट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा यहाँ पे, जो सुटेबल आंसर है, डी इज द सुटेबल आंसर, ठीक है। द फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन एंड आर मीटिंग एट वन पॉइंट, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई करे और एक ही पॉइंट में मीट करे, तो ये तो कौन सा हो गया, ये तो को प्लेन है पहली बात। फोर्सेस हुज लाइन्स ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है, पहली बात अगर सेम प्लेन में लाई कर जाएगा तो कोप्लैनर हो जाएगा, ओके, कोप्लैनर यहाँ पर भी है, कोप्लैनर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब ये दोनों आंसर गलत है, ठीक है, ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा, नॉन कोप्लैनर हो गया। अब एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है, इसका मतलब है ये जो है ना कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं इसको, एक ही पॉइंट पे, तो ये पहला ऑप्शन है ना, इट इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया यहाँ पर, ओके। इसके बाद देखिए द रिजल्ट इसमें तो ऊपर आ गया ये है ना, ये इसको मैं ज़रा ये कर लेता हूँ, चलो देख लेते हैं है ना, the resultant of two forces can be defined as a force that keeps the system in equilibrium। ऐसा तो नहीं है कि दो फोर्स का रिजल्टेंट उसको बॉडी को इक्विलिब्रियम में कंसीडर करिए रख लेगा, ये जरूरी नहीं है, ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है। हैज़ द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड इन द सिस्टम, पूरे सिस्टम में ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड होगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। अगर हमारे पास में ये 10 न्यूटन का फोर्स है और इधर की तरफ लग रहा है 5 न्यूटन का, तो फाइनली जो रिजल्टेंट होगा 5 न्यूटन, तो ये ग्रेटेस्ट तो नहीं हुआ, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। हैज़ द सेम इफेक्ट एज द टू फोर्सेज, हाँ, हैज़ द सेम इफेक्ट एज वन फोर्सेज, ये जो डी वाला स्टेटमेंट ये वन फोर्सेज लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इसको, पता नहीं ये वाले पेज में ब्लैक पेज में जो ना मैं कट नहीं कर सकता हूँ फिर बार बार उसको, ओके। इसके बाद हैज़ द सेम इफेक्ट एज द टू फोर्सेज, हाँ, दोनों फोर्सेज के इक्विवेलेंट फोर्स होता है, ये रिजल्टेंट होता है, दोनों के इफेक्ट जिस तरह के होंगे उसी तरह रिजल्टेंट के भी इफेक्ट होंगे, तो ऑप्शन सी जो है ना हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़ते हैं। In the case of gravity force distribution throughout the volume of the body, the point of application at which the total weight can be assumed to be concentrated is called, ये हम लोग अभी देखे नहीं है वैसे हालांकि, बट
हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं कि टोटल जो वेट जो होता है ना, हम लोग कंसीडर करते हैं इसके सेंटर पे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेंट्रोइड पे जो ना हम लोग कंसीडर करते हैं इसके एरिया, ठीक है, सरफेस ऑफ द बॉडी नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत है, डी भी गलत है, सरफेस पे वो ये गलत है। सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी, सेंट्रोइड वो वाला चीज़ है ना जिस पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि टोटल एरिया जो है ना, एरिया इज कंसीडर्ड, जो टोटल एरिया, तो उसमें मास का कोई ये नहीं है उसमें रोल सेंट्रोइड में। हालांकि एरिया कंसंट्रेट हम तो नहीं कर सकते हैं, बट जो उसमें मास का कोई रोल नहीं, वो पतले वाले पेज जैसे जो उसके लिए हम लोग सेंट्रोइड कंसीडर करते हैं, ठीक है। 2 डायमेंशनल के लिए, बट 3 डायमेंशनल उसमें मास भी रहेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है ना, इट इज कंसीडर्ड एज, इसके जो वेट है ना यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। हालांकि दोनों चीज़ जो है ना एक जगह कोइंसाइड कर जाता है, बट हर एक टाइम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। Parallelogram law of force states that if two forces acting simultaneously at a point be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of the parallelogram, मतलब ये एक फोर्स हो सकता है और ये एक फोर्स हो सकता है, ओके, ये पी ले लेते हैं अपन, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द रिजल्टेंट जो है ना लॉन्गर साइड ऑफ द अदर टू साइड्स, इनमें तो लॉन्गर साइड में इसके डायगोनल होते हैं फैमिली, ठीक है। शॉर्टर साइड, ये भी गलत है भाई, ये भी गलत हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये गलत है, ये गलत है। इसका डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम व्हिच पासेस थ्रू द देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यही पॉइंट है ना, यही तो लाइन, ये तो हो जाएगा आंसर मेरा, ना कि आगे देख लेते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डज नॉट पास, 2 डायगोनल होते हैं इसके, एक ये तो हो गया हमारा डायगोनल, एक ये डायगोनल, ये रिजल्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना, ये तो रिजल्टेंट इसका नहीं है, ये तो इसका सब्ट्रैक्शन होगा ना, ये रिजल्टेंट, ठीक है। इस दोनों के रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं। The angle between two forces to make their resultant as a minimum and a maximum respectively. देखिए मिनिमम कब होगा, मिनिमम का मतलब जब सब्ट्रैक्शन होगा तब मिनिमम होगा, मैक्सिमम कब होगा जब ऐड हो जाएगा दोनों फोर्स तभी मैक्सिमम होगा। ये मिनिमम कब होता है जब एंगल जो है ना पाई होता है 180 डिग्रीज, तो मिनिमम पहले पूछ रहा है, तो मिनिमम 180 डिग्रीज पहला वाला कौन सा है, इसमें तो 90 जीरो है, तो ये तो गलत हो गया दोनों, ठीक है, ये दोनों गलत है। 180 डिग्री, अब इसके बाद है मैक्सिमम, मैक्सिमम कब होता है जब 0 डिग्री हो जाए, cos 0 1 हो जाता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। उसी केस में ये, क्योंकि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और वो 0 डिग्री पे लाई करेगा, तो मिनिमम 180 पे होता है और मैक्सिमम इस पे, तो ये आंसर सही हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद if two forces p and q acts on the same straight line बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन p का जो मैग्नीट्यूड बोल रहा है वो ज़्यादा है, ये p है और ये q है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, द डेयर रिजल्टेंट इज, रिजल्टेंट है, देखो जब भी 180 डिग्री होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देते, तो p माइनस क्यू विल बी आंसर, ठीक है। p बाई क्यू तो होगा नहीं, p प्लस क्यू कब होगा, जब p प्लस क्यू उस टाइम में होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये p और ये भी q, ठीक है, तब p प्लस क्यू होगा। p बाई क्यू ये तो भैया कहाँ से भी गलत है, q माइनस p तब होगा इफ q इज, ये q ज़्यादा हो जाएगा तब q माइनस p होगा, बट ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है उसने, तो p इज ग्रेटर देन q, तो ये वाला ऑप्शन ये तो गलत ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद p बाई क्यू तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है और ये भी गलत हो गया, p माइनस क्यू ही होगा, क्योंकि इधर का फोर्स ज़्यादा है, जिसे मैंने रस्सी वाला खेल जो खेलते हैं हम लोग गाँव घरों में, वो वाला केस। If two forces acting at a point are represented by two sides of the triangle taken in order, देखो ये एक है फोर्स F1 और अनदर फोर्स, इसी के डायरेक्शन में कोई दूसरा फोर्स ले लेगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। सेलेक्ट द कंडीशन दैट इज सेटिस्फाइड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज जीरो, ऐसा जरूरी तो नहीं है मैग्नीट्यूड इसके जीरो हो जाए, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। द थर्ड साइड टेकन इन द सेम ऑर्डर, ठीक है, रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, सेम ऑर्डर का मतलब इसी तरह से थर्ड साइड ऐसे लेंगे, ऐसे ये ऑर्डर है हमारा, तो ये तो ये नहीं है, गलत बात है, ये हम लोग उसके अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं, सॉरी रिवर्स ऑर्डर में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, ऐसा तो जरूरी नहीं, ये भी गलत बात है, ये भी गलत है, ठीक है। इस तरह से एलिमिनेट करने का भी हम लोग सीख रहे हैं, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें मैं जरा सा यूज करूँगा पेंसिल वगैरह, ओके। क्या बोले, if two equal of magnitude px at an angle theta, the resultant is, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में आएगा पी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर प्लस में 2p इंटू पी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर से 2p स्क्वायर हो जाएगा तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेकर के अपन हो जाएगा पी स्क्वायर भी कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बच जाएगा अंदर। आपको पता हो अगर कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है तो मैं देखता हूँ यहाँ पे ये होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 राइट अंडर रूट। अब देखें ये 2 इंटू 2 यहाँ पे बाहर में तो 2 आएगा, पी स्क्वायर है तो पी आएगा बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये कॉस थीटा बाई 2 राइट, तो 2p कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये हमारा जाएगा आंसर। ठीक है, टेन थीटा आएगा नहीं, साइन थीटा नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा अगर रहता ना देन उसमें जो है ना मेरे पास में तब आता 1 माइनस कॉस थीटा तब साइन थीटा बाई 2 आ जाता है, क्योंकि 1 माइनस साइन थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ओके, इंटरमीडिएट का फार्मूला है, आप अगर याद रखें तो बेहतर है। टू फोर्सेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली इफ दे आर वन इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेकेंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड टू, पहले तो इक्वल इन, दो इक्विलिब्रियम में तभी होगा। ठीक है, ये एक फोर्स है, दो ही फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये एक फोर्स है और दूसरा फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है दोनों, ये अगर पी है तो ये भी पी है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए बिल्कुल, कोलिनियर इन एक्शन। देखें अगर कोलिनियर नहीं होगा ना, अगर मान लो यही फोर्स इस तरफ, डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, लेकिन अगर कोलिनियर नहीं होगा तो ये फोर्स जो है ना ये पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, कपल जनरेट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है इसको कि ये जो है ना कोलिनियर भी हो तभी ये पॉसिबल है। तो ये हमारे तीनों के तीनों सही होंगे। ठीक है, तो ए बी सी डी सभी मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों आने चाहिए इसमें, तभी ये पॉसिबल है। टू फोर्सेस कैन बी इन इक्विलिब्रियम ओनली दे आर इन, ओके ये दो बार आ गया था, ओके यहाँ पे the action of a given system of forces on a rigid body will in no way be changed if we ये जो है ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी will in no way be changed if we add to them another system of forces in equilibrium, subtract from them another system of forces in equilibrium। इसको रोक के रखते हैं, मैंने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी नहीं देखा है, ठीक है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जस्ट इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं हम लोग डील करेंगे अब। Consider the following statements. The principle of superposition is applied to linear elastic bodies subjected to small deformation। देखिए ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब है कि एक ही पॉइंट पे अगर सारे फोर्स लग रहे हैं ना, सबको वेक्टोरिकली ऐड कर देंगे, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो है ना हम लोग रिजिड बॉडी के लिए लगाते हैं। लीनियरली इलास्टिक बॉडीज ये तो है ही, इसके लिए लगा ही नहीं सकते हैं। बॉडी सब्जेक्टेड टू स्मॉल डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी गलत हो गया, तो नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को एक बार हम भी देखेंगे फिर से। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि कोप्लानर फोर्सेज हैं, यहाँ पे कंकरेंट फोर्सेज हैं, कॉन्करेंट कोप्लानर फोर्सेज हैं, कोलिनियर फोर्सेज हैं, सबके बारे में देखना है। पहले तो इधर के स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और उधर देखते जाएं कौन कौन है। लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेज लाई इन द सेम प्लेन। ओके, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, इट मीन्स कोप्लानर फोर्सेज, बट डू नॉट पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट नहीं पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो चलिए कोप्लानर फोर्सेज हो सकते हैं। ओके, कोप्लानर होगा। Lines of action of all forces lie in the same plane and pass through a common point। पहली बात ये कोप्लानर भी होगा और कंकरेंट होगा, इसका मतलब ये C का जो होगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, C का 2 हो रहा है, तो देखें C का 2 जो है ना इसमें भी है, B में भी है, D में भी है और C में भी है। C का 2 लेकिन A में नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया,
ये ऑप्शन कट हो जाएगा। कनकरेंट फोर्स, ओके। थर्ड बोल रहा है कि देखिए लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ, ओके, लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। इसमें पहले वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन बट नॉट पासेस थ्रू कॉमन पॉइंट, इट मींस दीज आर नॉट कंकरेंट, नॉन कंकरेंट फोर्सेस हैं। लेकिन सिर्फ कोप्लानर की बात अगर कर रहा है तो इसका मतलब लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई इन द सेम प्लेन, बस दिस इज कोप्लानर फोर्सेस। तो ए का जो होगा, ए का हो जाएगा 3। तो भैया ए का 3 कहाँ पर है, सिर्फ इसमें है, डी में है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा, आंसर हमारा सीधे डी बन जाता है। लेकिन फिर भी देख रहे थे अपन, थर्ड देख रहे थे अपन। फोर्थ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन में सारे के सारे फोर्स के एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, देन इट इज कॉन्करेंट फोर्स। तो बी का हो जाएगा हमारा 4। तो बी का 4 आ रहा है, ए का 3, बी का 4, सही है। सी का हमने 2 पहले से देख रखा है, अब डी के बारे में देख रहे हैं। फिफ्थ वाला पढ़ते हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्सेस लाई अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम लाइन, सारे के सारे फोर्सेस के जो है ना एक ही लाइन पे एक्शन हो, देन इट विल बिकम कोलिनियर फोर्सेस, यानी कि डी का हो जाएगा 5। ये चलिए, ओके। तो हम लोगों ने जो आंसर आया ये आ गया डी, ओके। नाउ फिर से इसमें मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करें, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस एंड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एंड थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, ओके। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि क्या बोला जा रहा है, फिर हम लोग उस क्वेश्चन में हो सकता है जाए, ठीक है। पहले में लेकिन क्लैरिटी नहीं आया है अभी तक मुझे। Like two forces can be in equilibrium, okay, if they are equal in magnitude and opposite in direction and collinear in the action. It is what लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्स इक्विलिब्रियम तभी रह सकते हैं जब इस तरह के केसेस अराइज होंगे। तो ये बी का पहला आ गया। तो बी का पहला कहाँ कहाँ है, सिर्फ यहाँ सी में, बी में, डी में। इसका मतलब ये ए ऑप्शन गलत है, ठीक है। मैं पूरा कट नहीं कर रहा हूँ, ये इस तरह से कर। Okay, the action of a given system of forces on a rigid body will no way be changed if we add to or subtract from them another system of forces in equilibrium. But the action of given system of forces on a rigid body will no way to change if we add or subtract from them another system of forces in equilibrium. हाँ, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा, मेरे ख्याल से मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तो पेचीदा लैंग्वेज है भैया। फोर्सेज ऑन अ रिजिड बॉडी विल नो वे टू चेंज इफ वी हैड will no way be changed. Okay, if we add to or subtract from them another system of forces in equilibrium. मतलब हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट, ये यहाँ की सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, तो सी का 2 हो जाएगा। तो सी का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ए का 3 ये आ रहा है, सी का 2, ओके। सी का 2 तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी तो गलत हो गया। थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली on a particle represented by two sides of a triangle taken in order, their resultant is represented by the third side taken in opposite order. इसमें तो कोई है, ये ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस है। ये ए का 4 हो गया, सॉरी ए का 3, सॉरी ए का 3 आ गया है ना, ए का आ जाएगा 3, ए का आ रहा है हमारे पास में 3, यानी कि एक का 3, ये देखो ए का 3 यहाँ पर है, ओके। थ्योरम ट्रांसमिसिबिलिटी क्या है, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स may be transmitted along its line of action without changing the effect of the force on any rigid body to which it may be applied, ठीक है। ओके, ये सही है, डी का 4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, कौन सा, बी का 1, सही है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सब गलत है, ठीक है। चले नेक्स्ट, ये असर्शन और रीजन है, ठीक है। ये थोड़े पेचीदे टाइप के होते हैं,
ओके। अच्छा, assertion क्या बोल रहा है भैया? The theorem of transmissibility states that the point of application of a force may be transmitted okay along its line of action without changing the effects of the force on any rigid body to which it may be applied. हाँ, ये तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही बोलती है, थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। रीजन क्या बोला? द थ्योरम ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ अ फोर्स इज लिमिटेड to those problems of statics in which we are interested only in the condition of equilibrium of a rigid body and not with the internal forces to which it is subjected. देखें, ये बात भी सही है, ए और बी भी सही है, लेकिन ये इसका कोई एक्सप्लेनेशन है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है कि ट्रांसमिसिबिलिटी जो है ना हम लोग लगाते हैं उसके लिए, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में लगाते हैं, ये उसका कॉज नहीं है कि इसलिए लगाते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है वो। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ओके। सिलेक्ट योर आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ओके, बस काफ़ी है ये। अब एक बार मैं देख रहा हूँ ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का गोल खिला रहा है। कौन सा है ये वाला फोर्सेस। The action of a given system of forces on a rigid body will no way to change, add or subtract from them another system of forces in equilibrium. इसका स्टेटमेंट इधर देखना है, कहाँ गया यहाँ पे। add to them another system of forces in equilibrium, no way to be changed। हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। नो वे, यहाँ पे कुछ गजब स्टेटमेंट है भैया। नो वे, ठीक है। इन एनी वे अगर लिख देता तो गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नो वे। तो ये हमारा पहला और दूसरा दोनों के दोनों प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। ठीक बा का है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, यानी कि सी इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन सीरीज था जो मैंने रिवीजन किया है। फिर मिलते हैं दूसरे वाले इसमें।